कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पीएम ने ली बैठक। अधिकारियों और जनता से पीएम ने की सावधानी बरतने की अपील। कहा, नए वेरिएंट के लिए अभी से तैयार रहने की जरूरत। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक। किसानों ने संसद कूच और ट्रैक्टर मार्च को किया स्थगित। 4 दिसंबर को दोबारा होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। नूह में हरियाणा प्रगति रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया संबोधित। नूह वासियों को दी करोड़ों की सौगात। करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, विवेक बंसल बैठक में हुए शामिल। 12 दिसंबर को होने वाली रैली पर हुआ चर्चा। और बल्लभगढ़ में डीएपी के बाद यूरिया की किल्लत। खाली हाथ लौट रहे यूरिया लेने पहुंचे किसान। कहा, केंद्र संचालक ने स्टॉक खत्म होने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। शुरुआत करेंगे आज के अखबार की, जहां आज के अखबार में आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में उन छपे खबरों के बारे में भी जो आपकी थमी भागती दौड़ती दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हो और आपके काम की हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज का अखबार। और आज के अखबार में बात करेंगे जहां पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के बाद किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 29 नवंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि अब किसान 4 दिसंबर को अगली बैठक एक बार फिर से करेंगे। तो सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां बैठक की है। बता दें कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। बॉर्डर्स पर लगातार किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जब 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही है। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं। तो किसानों ने यहां बैठक की है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, जहां ये फैसला लिया गया कि 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं किसान नेता आजाद पालवा। आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। आपका धन्यवाद जी। आजाद जी, कल संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से बैठक की है, जिसमें आंदोलन हालांकि खत्म नहीं करने का फैसला लिया गया है, लेकिन इस दौरान जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था उसको स्थगित कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, हमारा जो ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम था वो हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन जैसे 4 तारीख को फिर दोबारा मीटिंग होगी, उससे पहले अगर सरकार बातचीत कर लेती है और हमें
एमएसपी पर C2 फार्मूले के तहत फसल खरीद की गारंटी दे देती है, या जो हमारी अन्य मांगे हैं, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा और जो दूसरी बातें उनको मान लेती है, तो उसके बाद हम 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी, जो फैसला होगा उसमें उसी के अनुरूप आगे हमारा कार्यक्रम रहेगा, वरना हमारा आंदोलन बिल्कुल आजाद जी। इस दौरान आपने कई मांगे यहाँ सरकार के सामने रखी है। 4 दिसंबर को अगली फिर से बैठक होनी है, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? आगे की तो जो अगर सरकार बातचीत कर लेती है, हमारी जो ये मांगे हैं 6 मांगे हैं, इनको सरकार मान लेती है, तो 4 दिसंबर को मीटिंग करके उसमें फैसला, जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा सबकी सहमति से जो फैसला लेगा उसी के अनुरूप आगामी हमारा कार्यक्रम रहेगा, वरना तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार मानने का काम करे और हमें खुशी खुशी घर भेजने का काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 4 दिसंबर को अगली बैठक की जाएगी और इस दौरान ये बड़ा फैसला यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की तरफ से सामने आया है, जहां 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला था उसे फिलहाल टाल दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए। लाजपत, ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया गया है, किसानों ने अपनी तमाम मांगे सरकार के सामने रखी है और इस दौरान ये साफ कर दिया है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन नहीं वापस लिया जाएगा, किसानों की घर वापसी संभव नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए 3 कृषि कानूनों का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और लगातार बात करें तो दिल्ली की दहलीज को जो सबसे पहला जो पॉइंट था वो सिंघू बॉर्डर था। इसके बाद एक के बाद एक जो चारों तरफ से दिल्ली को घेरा गया और यही जो एक ऐसा पॉइंट है जो सिंघू बॉर्डर जहां से आंदोलन को मजबूती मिलती है, लीड मिलती है और लगातार बैठकों का दौर सिंघू बॉर्डर पर ही होता है। लगातार बैठकों का दौर और 11 दौर की बैठक जो सरकार से साथ हुई है, लगातार जो बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी ले लिया, लेकिन अब किसानों की तरफ से मांगे फिर से बढ़ाई गई है। तीनों कृषि कानून जो है वो वापसी जरूर ले लिए है, लेकिन अब बात करें तो कल का जो समय था वो ऐतिहासिक दिन था। 2 दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन रहे, 26 और 27, क्योंकि 26 और 27 का ही दिन था जो कि आंदोलन दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे थे। लेकिन अब फिर बैठक में जो 29 तारीख की जो दिल्ली की कूच की बात थी, ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात थी, वो स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल लाजपत, 26 और 27 ही वो तारीख थी जहां किसानों ने संघर्ष करते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान कई किसानों ने शहादत भी दी, कई किसान इस दौरान अपनी जान भी गंवा बैठे। अब इसी को लेकर किसानों की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है कि जो किसान अपना बलिदान दे चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और तमाम कुछ मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं। ऐसे में सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है इस स्थिति को काबू में लाना, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो है कृषि कानून रद्द करने की मांग की जा रही थी, अब रद्द कर दिया गया है कानून। ऐसे में किसानों की मांग एक बार फिर से और बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो किसानों ने 3 कृषि कानूनों का जो बात कही थी वो सरकार ने जरूर मान ली थी, लेकिन आपको बता दूं कि इस आंदोलन से जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई है उस पर सरकार जरूर मंथन करेगी, उस पर जरूर विचार करेगी और उस पर कुछ जो है जो बात करें तो जो मामले हैं उनको सॉर्ट आउट जरूर करेगी। लेकिन बता दें कि आपको जो है 4 तारीख का फिर से जो तारीख दी गई है, क्योंकि 4 घंटे की जो समय चला और उसमें फिर मिली तारीख पर तारीख मिलती है, बैठकों का दौर जारी रहता है। आपको बता दें कि 11 दौर की बैठक सरकार से पहले भी हुई थी, लेकिन उसके बाद बैठक नहीं हुई। फिर इनका जो आंदोलन शुरू हुआ, लगातार बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिया, तो अब फिर तारीख मिली। बिल्कुल लाजपत, बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब किसान अपनी अगली बैठक 4 दिसंबर को करेंगे, तो उसके बाद अब आगे की रणनीति बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगी। ऐसे में देखना ये भी काफी दिलचस्प होगा कि सरकार का इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह का दौरा किया, जहां सीएम मनोहर लाल ने महू चोपड़ा में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों रुपए की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। ज्यादातर सारी मांगे हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी को
एक मोमेंट तो उस बेटी के द्वारा भेंट किया जा रहा है जिन्होंने अपने हाथ तो प्रगति रैली को संबोधित किया है मुख्यमंत्री ने। इस दौरान 9 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। करोड़ों की सौगात नूवासियों को मुख्यमंत्री ने दी है। इस दौरान बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नूह दौरा था, जहां उन्होंने प्रगति रैली को संबोधित किया। वहीं नूह वासियों को करोड़ों की सौगात दी। बता दें कि करोड़ों रुपए की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। यहां नूह वासियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी सौगात दी गई। पिछले लंबे समय से जहां लोग स्वास्थ्य को लेकर, अस्पताल को लेकर इलाज के लिए काफी दूरी का सफर उन्हें तय करना पड़ता था, ऐसे में अब ये उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है, जिसके चलते नूह वासियों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए और समय रहते उनका इलाज संभव हो पाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के निवास का भी उन्होंने शुरुआत की है। निवास की भी इस दौरान शुरुआत की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रगति रैली को संबोधित किया और राज्य की प्रगति को लेकर उन्होंने तमाम चर्चाएं की। वहीं विकास कार्यों की सौगात भी यहां नूहवासियों को दी। बता दें कि 9 परियोजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। करोड़ों रुपए की सौगात यहां नूहवासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, प्रगति रैली को संबोधित करने पहुंचे थे नूह में मुख्यमंत्री। इस दौरान उन्होंने नूह वासियों को करोड़ों की सौगात दी। जी मैम, बिल्कुल पुष्पेंद्र, इस दौरान 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। कौन कौन सी 9 परियोजनाओं को यहां पर शामिल किया गया शुभारंभ के लिए और किन परियोजनाओं की सौगात जनता को मिली है? 9 परियोजनाओं में जी 30 करोड़ रुपए की लागत से एक जिला स्तरीय खेल स्टेडियम का निर्माण नूह में कराया जाना है। इसके अलावा लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से नूह खंड में फल उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट है। उसके अलावा पुनाना में PWD रेस्ट हाउस, टिगाम में PSC का दर्जा बढ़ाकर CSC का बनाना, अगोर में PSC का निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए, फिरोजपुर झिरका तिजारा रोड से शिव मंदिर स्ट्रीट लाइट का निर्माण, तिजारा मार्ग से सिद्धरा। बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व विधायक नसीम अहमद जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल हो गए। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद। बिल्कुल नसीम जी, इस दौरान मुख्यमंत्री प्रगति रैली को संबोधित करने यहां पहुंचे थे नूह में और इन्होंने जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। बहुत बड़ी परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया गया है। नूह वासियों को बहुत बड़ी सौगात, काफी राहत सरकार की तरफ से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का जो विकास रैली थी, आने का मकसद ही ये था कि जो मेवात के अंदर विकास की थोड़ी कमी है उसको पूरा किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से, खुले मन से मेवात की मांगों को माना और मेवात के लोगों के लिए बहुत सारे विकास के पिटारे खोले, जिसमें हमारे क्षेत्र में ब्लॉक 9 ब्लॉक हैं, उनमें जो है औद्योगिक क्षेत्र खोलने के लिए उन्होंने मंजूरी दी। हमारे कॉलेजों में, फिरोजपुर झिरका कॉलेज में BEd पे हमें जो है परमिशन दी। उसके अलावा नूह में 30 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनाने की बात रखी। माननीय बिल्कुल नसीम जी, यहाँ सरकार लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, सेहत, खेल तमाम विभागों को सम्मिलित करके विकास परियोजनाओं को अमल में ला रही है, लेकिन विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इन योजनाओं का सिर्फ उद्घाटन किया जाता है, इनको धरातल पर नहीं उतारा जाता। जमीनी हकीकत कुछ और है। नहीं, देखिए, विपक्ष का तो ये काम है, लेकिन विपक्ष से आप ये पूछिए, जब 2008, 9 और 14 तक जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हमारा मार्ग 247 जो गुड़गांव से अलवर के लिए जाता है, उसका उद्घाटन किया गया था उपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा और केंद्रीय मंत्री आए थे। उसको 4 लेन करने की मंजूरी थी बॉर्डर तक, लेकिन कांग्रेस के राज ने उसको जानबूझ करके छोड़ दिया, जिसमें हमारे हजारों लोग उसमें खत्म हो गए करके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस रोड को बनवाने के लिए भी मंजूरी दी है। इसके अलावा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने ये इस तरीके की घोषणा नहीं करती, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट कहते हैं जो हम कर सकते हैं वही बात बोलेंगे। बिल्कुल नसीम जी, विपक्ष ने इस दौरान एक आरोप और भी लगाया है कि 9 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है या शुभारंभ किया गया है, लेकिन बढ़ती महंगाई को सरकार काबू नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार बिल्कुल अपना काम कर रही है और लोगों के लिए जो भी सहूलियत हो सकती है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। वक्त के साथ जैसे जैसे चीजें बढ़ती है वो एक अलग महंगाई का मसला है, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहूलियतें दी जा सकती हैं, तो लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो सरकार उसके लिए प्रयासरत है। और कोशिश ये रहती है हमेशा सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा जो आम आदमी है
जो नीचे का तबका है, जो गरीब तबका है, उसको सहूलियतें पहुंचे। चाहे राशन मिलने की बात हो, चाहे और इनको सहूलियत हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो। हमारे मेवात क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहयोग किया है। उसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग हमारे इलाके में PSC खोले गए। बिल्कुल नसीम जी, सरकार ने लगातार आम जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी सौगात नू वासियों को दी है, जहां 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सरकार के लिए और बड़ी चुनौती निकल करके सामने आ रही है कि कैसे विपक्ष का मुंह बंद करवाया जाए और सरकार अपना काम जनता में धरातल पर दिखा पाए। नहीं देखिए, काम तो धरातल पे ही होता है बहन जी। हमेशा चाहे सरकार कोई भी हो, अगर धरातल पे काम नहीं दिखेगा तो वो काम बेकार है। आज मेवात के अंदर रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना जबरदस्त हो गया है कि आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उसका जीता जागता उदाहरण है। मेवात के लोगों को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, मेवात के लोगों को हालांकि बड़ा फायदा होगा जी। बिल्कुल, अब देखना यह होगा कि जनता इससे कितना संतुष्ट नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम जी, तमाम जानकारी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, इसी खबर पर हमारे संवाददाता आजाद पुष्पेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। पुष्पेंद्र, इस दौरान आजाद भारत को एक बार फिर से बड़ी सौगात प्रदेश को सरकार ने दी है। 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। विपक्ष लगातार हमलावर है। मैडम जी, ऐसा है, कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ हमारे जब 4 लेन की मांग होती थी नूह से मुंडा का बॉर्डर तक के लिए, वो मुख्यमंत्री जी आते थे, वो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस मांग को दरकिनार करते हुए चले जाते थे। जबकि हमारे यहाँ अगर औसतन दुर्घटनाओं की संख्या देखी जाए तो लगभग एक साल में 3000 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और जिनमें लगभग 1700 के करीब लोग बाग मौत के मुंह में समा जाते हैं काल में, और लगभग 1200-1100 आदमी सड़क दुर्घटना में इंजर्ड हो जाते हैं, जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं। बिल्कुल जी पुष्पेंद्र जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज के अखबार में बढ़ेंगे आगे, जहां दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, विवेक बंसल शामिल हुए। बता दें कि बैठक में 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली पर भी चर्चा की गई। तो हरियाणा कांग्रेस का यहां मंथन हुआ। इस दौरान 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली पर चर्चा की गई। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हिसार के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि मनोहर सरकार के संरक्षण में ही राज्य के अंदर संगठित अपराध पनप रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में रोजाना आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो मनोहर सरकार पर सुरजेवाला बरसते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार के संरक्षण में ही राज्य में अपराध बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम वापस चले जाते आपको। और आज के अखबार में अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां डीएपी खाद संकट के बाद अब किसानों को यूरिया नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हो रहे हैं और खाली हाथ घर वापस लौट रहे हैं। इसके लाभ बहुत ज्यादा है। दानेदार यूरिया से ज्यादा ही तो ये फसल को लगता है। 240 रुपए इसकी कीमत है। 1 एकड़ के लिए 1 बैग के बराबर इसमें खातर है। बैग वाला जो है यूरिया तो किसानों को यूरिया नहीं मिल रही, जिसकी वजह से किसानों को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ रहा है। बता दें कि डीएपी की वजह से लगातार किसान जूझ रहे थे, वहीं अब यूरिया का संकट भी किसानों के सामने परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इस दौरान किसान सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान खाली हाथ निराश होकर घर वापस लौटने के लिए मजबूर हैं। हालांकि लगातार सरकार किसानों को
यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराने की बात जरूर कर रही है, लेकिन बावजूद इसके किसान यहां परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। लंबी लंबी लाइनों में सुबह से ही किसान लगकर यूरिया मिलने का इंतजार करते हैं, खाद मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों को वापस अपने घर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की मंशा पर एक बार फिर से विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जहां किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार तमाम काम कर रही है, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का आश्वासन दे रही है, दावे कर रही है, लेकिन जहां किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो निकल करके सामने आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। किसानों को यूरिया डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार किसान परेशान है। फरीदाबाद की ये तस्वीर, जहां डीएपी खाद के संकट के बाद किसानों को अब यूरिया नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जहां डीएपी खाद की वजह से किसान परेशान थे, वहीं अब यूरिया नहीं मिलने की वजह से किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनको ये कहकर केंद्रों से वापस लौटा दिया जाता है कि यूरिया यहां मौजूद नहीं है। यूरिया की कमी के चलते किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में किसान एक तरफ नाराज हो रहे हैं, वहीं सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार तमाम दावे कर रही है किसानों को राहत पहुंचाने के, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर, सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि किसान लगातार परेशान हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। विजेंद्र जी, सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि किसानों को राहत प्रदान की जाएगी, किसानों की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार तमाम योजनाएं तो लेकर आ रही है, लेकिन यूरिया और खाद की किल्लत की वजह से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए, अब तो हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जो हिस्से हैं वहां पे चाहे गेहूं की बात हो, चाहे सरसों की बात हो, ये जो रबी की फसलें इस सीजन में लगाई जाती हैं उनकी बिजाई हो चुकी है। जरूर इस बार शुरुआत में थोड़ी दिक्कत, परेशानी थोड़ी आई थी। उसके पीछे भी कारण ये था कि इस बार जो बारिश थी वो ऐसे मौसम में हुई थी, अधिकतर जब नहीं होती, और उसके कारण खेतों में जो गीलापन था उसकी वजह से किसानों ने ये सोचा कि जब धान की कटाई के बाद में, खरीफ की फसल के बाद में, जब धान की कटाई करने के बाद उसकी जुताई करके जब किसान उसमें पानी लगाते हैं तो वो 15 से 20 दिन लगाता है कम से कम सूखने में गेहूं की बिजाई के लिए। लेकिन जब वो गीला था बारिश के कारण तो उन्होंने धान की कटाई करके सीधा जुताई करके उसमें गेहूं की बिजाई, सरसों की बिजाई करनी शुरू की थी, जिसकी वजह से जल्दी डीएपी की जरूरत पड़ी थी। और उसी अनुपात में फिर यूरिया की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि जब गेहूं थोड़ा निकलता है खेत में उसमें फिर यूरिया डाला जाता है। हमारी सरकार ने डीएपी के लिए भी भारत सरकार से एक्स्ट्रा रैक मंगा करके किसानों को उपलब्ध कराया है, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 100% गेहूं की बिजाई हो चुकी है। उसमें विजेंद्र जी, आपका कहना है कि सरकार ने एक्स्ट्रा रैक मंगाकर किसानों को डीएपी और खाद मुहैया कराई है, लेकिन बावजूद इसके किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की मंशा पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, आज जो यूरिया का विषय है, इस समय यूरिया डाला जा रहा है खेतों में, तो हमारी सरकार ने तो बल्कि और एक कदम आगे बढ़ के काम किया है कि पहले यूरिया का जो कट्टा होता था अब हमने उसको लिक्विड फॉर्म में भी उपलब्ध कराया किसानों को, जिससे कि जो स्प्रे मशीन होती है उसमें भर करके, क्योंकि उससे खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसमें फर्क पड़ता था। जो डीएपी का कट्टा होता था जो दानेदार फॉर्म में आता था पहले, अब हमारी सरकार ने लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध कराया, तो उसको टैंकियों में भर करके एक व्यक्ति पूरे खेत के अंदर छिड़काव करता है, जिससे कि गेहूं का जो तना है उसके ऊपर छिड़काव होता है और उसकी क्षमता भी ज्यादा होती है और गेहूं जो अधिक मात्रा में किसान का पैदा होता है। तो ये सरकार किसानों के हित में समर्पित है। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपका कहना है सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। बीच में आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नीरज गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता है जो वो चर्चा में शामिल हो गए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जो मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो लिक्विड दे रहे हैं इनको जी, ये इनको ये नहीं पता है लिक्विड खाद कितनी महंगी, 240 रुपए का है वो जी, और उसको छिड़काव के लिए 300 रुपए दिहाड़ी देनी पड़ती है मजदूर को जी, और किसानों को ये पड़ता है 540 रुपए। अरे भैया, आप विदेश में सुनिए, आप विदेश में आप सुनिए, आप विदेश में रहते हैं कि मैं फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूं। किसान खुद खेती करता है। आप जैसे वीवीआईपी लोग जिन्होंने कांग्रेसियों ने कभी खेत और मजदूर और किसानी नहीं देखी ना, वही ये बात कर सकते हैं।
भैया हम खुद लोग खेती करते हैं, अपनी टंकी अपने कंधे पे लगाते हैं और अपने खेत में अपने आप छिड़काव करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप कहीं विदेश में रहते हैं क्या? ये किसान खेती करने वाला किसान है। मैं फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ। आपको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। विजेंद्र जी, अगर ये किसान खेती करने वाला किसान है तो लाइनों में लगने की जरूरत क्यों पड़ रही है किसानों को? क्या जरूरत है? देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको। मैं बल्लमगढ़ के अंदर हमने मेरी बात हुई थी, डीडीए महावीर जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, उनसे बात करके चाहे डीएपी का विषय हो चाहे वो यूरिया का विषय हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसमें दिक्कत सबसे बड़ी मैडम ये आई कि जब व्यक्ति को किसी को लगा, हमारे किसान भाइयों को लगा कि शॉर्टेज हो सकती है, तो उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। मान लीजिए एक खेत के अंदर 1 कट्टा डीएपी डलता है तो वो 5 कट्टे लेने की कोशिश करने लगे। अब वही हाल यूरिया का हो रहा है, तो वो स्टोरेज के चक्कर में जब ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने डीएपी एक आधार कार्ड के ऊपर 5 कट्टे हमने डीएपी के दिए, तो इतनी बड़ी मात्रा में कांग्रेस के समय का आप याद करिए, एक आधार कार्ड के ऊपर 2 कट्टे डीएपी के मिलते थे। थानों में खाद बंटने का काम करता था, डंडे से पुलिस पिटाई करती थी। नीरज जी, विजेंद्र जी का कहना है कि किसानों ने स्टोरेज करना शुरू कर दिया, इसलिए कमी सामने आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। किसानों ने वो क्यों स्टोरेज करेंगे? किसान तो पहले आंदोलनकार मरा पड़ा है जी। ये ऐसे बिगाड़ की बात कर रहे हैं। ये इनको नैनो यूरिया दे रहे हैं, वो किसान खाद मांग रहे हैं, इनको नैनो यूरिया दे रहे हैं जो 240 रुपए का पड़ता है और उसमें 300 रुपए छिड़काव करते हैं। भाई साहब ऐसे ही कह रहे हैं। आप जैसे 1-2 आदमी छिड़काव करने के इतने लंबे जिनके लंबी जमीन है वो खेत पे कैसे? बिल्कुल विजेंद्र जी, सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर किसान स्टोरेज कर रहे हैं तो यहाँ विभाग की तरफ से कोई नियम कायदे कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? क्यों किसानों को इतना भारी मात्रा में ये बेचा जा रहा है? देखिए, हमने नियम कानून बनाया था कि एक आधार कार्ड के ऊपर 5 ही कट्टे हमने डीएपी के देने शुरू किए थे। इसी तरह से यूरिया पे हमने नियम बना दिया है। तो फिर किसान, अगर आपका कहना है कि किसान ज्यादा स्टोरेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज करने की वजह से ये कमी आ रही है, तो क्या वजह है कि एक आधार कार्ड पर जब आपने 5 कट्टे देने का ऐलान किया है तो किसान क्या दूसरे आधार कार्ड के हिसाब से स्टोरेज कर रहे हैं? देखिए, मैं किसानों पे किसी तरह की बात और टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो ज्यादा हमेशा सोचता ही है। हमारी सरकार ने पहले के मुकाबले अधिक मात्रा में डीएपी और यूरिया मंगाया है भारत सरकार के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, डीएपी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस बढ़ने के कारण डीएपी 2400 रुपए का हो गया था। हमारी सरकार ने जो पहले 500 रुपए का हम सब्सिडी देते थे उसको बढ़ा करके हमने 1200 रुपए सब्सिडी कर दिया, लेकिन किसान को हमने डीएपी 1200 रुपए में ही उपलब्ध करवाया था। अभी यूरिया और डीएपी के हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो जरूर आप एक जिम्मेदार चैनल है, आप लोग संज्ञान में लाएंगे, सरकार उस पर काम करेगी और किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी हरियाणा सरकार किसानों को नहीं आने देगी। क्योंकि सही मायने में तो हम किसानों की सरकार है। और जो मेरे भाई किसान कानूनों की बात कर रहे थे उनको ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल विजेंद्र जी, हालांकि आपने यहाँ पर यह आश्वासन दे दिया है कि सरकार की तरफ से किसानों को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। नीरज गुप्ता जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने भी स्पष्टता से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए। और आज के अखबार में फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।